हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत हिंदी पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको मूल्यांकन पढ़ाएंगे, मूल्यांकन के प्रकार को पढ़ाएंगे, मूल्यांकन के महत्व और विशेषताएं को पढ़ाएंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं मूल्यांकन है क्या। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं? जब हम सीखने सिखाने का कार्य कर लेते हैं, जब किसी हम बच्चे को सिखा देते हैं कुछ और सीखते हैं या फिर सिखाते हैं, उसके बाद एक निश्चित अवधि उसकी जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम जब बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचते हैं तो यह क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन जो है वह पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। मतलब यह पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ हमेशा चलता रहता है। आप अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ाएंगे तो उसके साथ ही आपको मूल्यांकन भी अपना करना होगा या फिर मूल्यांकन आप किसी और का करेंगे। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो होता है वह निरंतर मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप पठन पाठन करते रहेंगे तब तक आपका मूल्यांकन भी होता रहेगा। आकलन और मूल्यांकन दोनों के उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। तो आकलन होता है एक चीज़ और मूल्यांकन, इन दोनों का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की क्षमता को मापना, बच्चों की क्षमता है क्या, उनकी अनुभूति क्या है, वह क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, तथा वह उनका अधिगम अर्थात उन्होंने सीखा कैसे है, इसका मापन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए ही की जाती है। तो आकलन जो होता है उसकी प्रक्रिया जो होती है वह मूल्यांकन करने के लिए ही की जाती है। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आकलन जो है, असेसमेंट जो है वह मूल्यांकन के दौरान करने वाली प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया, आकलन मतलब एक संक्षिप्त प्रक्रिया जिसका दायरा थोड़ा सा सीमित होता है, और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया जिसका दायरा बड़ा होता है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद जो बच्चों की उपलब्धि स्तर को जांचना होता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है तथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता को मापना होता है, उनकी अनुभूति, उनके विचारों को मापना होता है, अधिगम का मापन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन के साथ ही चलती रहती है और आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है और मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है, अंतिम बिंदु था। अब देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य। चलिए देखते हैं। पहला बिंदु है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। पहला बिंदु क्या है? बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। मतलब आप बच्चों से किस प्रकार व्यवहार करें, आपकी कुछ अपेक्षाएं होती है, और आचरण परिवर्तन की आपकी कुछ अपेक्षाएं होती है। आप सोचते हैं बच्चे अपना आचरण ऐसे रखें और व्यवहार ऐसे आपकी अपेक्षित हो, व्यवहार ऐसे प्रदर्शित करें, तो इसका जाँच करना मूल्यांकन का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा होता है बालकों की योग्यताएं, कुशलताएं, रुचियों आदि का पता लगाना। तो बालक की योग्यताएं क्या है, उनकी रुचियाँ क्या है, उनकी कुशलताएं क्या है, इनका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उसी के अनुसार शिक्षण विधि को अपनाया जाता है। तीसरा देखते हैं कि इसमें अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम? अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। आप पढ़ कैसे रहे हैं इसका भी हम माप सकते हैं, हम पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, हमारी कहाँ दिक्कत आ रही है। और हम अध्यापन कार्य भी, शिक्षक भी कर सकता है कि जो अध्यापन कार्य कर रहा है वह सही ढंग से कर रहा है कि नहीं, शिक्षण विधि जो अपनाई गई वह सही है कि नहीं, पाठ सामग्री सही बनाई गई है कि नहीं। तो अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन किया जा सकता है। चौथा है कि विद्यार्थी के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है? बच्चों की जो भाषाई कौशल की जो प्रगति है, मतलब जो भाषागत विशेषताएं हो, दक्षता हो, उसकी प्रगति का भी आकलन, उसका विकास का भी आकलन कर सकते हैं। अगला एक बालकों का चहुमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है। जो मूल्यांकन है बालक के चहुमुखी विकास में निरंतर गति प्रदान करता है, मतलब लगातार विकास होता रहता है मूल्यांकन से। और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है? पहला बात तो एक निदानात्मक शिक्षण होता है और एक उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो शिक्षण कार्य में गलतियों का, जो उनकी गलतियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, इनका पता लगाना, गलतियां नहीं, समस्याएं। तो शिक्षण कार्य में जो बच्चों की समस्याएं होती है इसका पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। और उन गलतियों को जब पता चल जाता है, उन समस्याओं को दूर करना जो होता है वही उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो मूल्यांकन से क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाई को दूर करना। तो इससे क्या होता है कि सतत मूल्यांकन किया जा सकता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है? जो लगातार मूल्यांकन, मतलब लगातार चलता रहता है, वर्ष भर मूल्यांकन चलता रहता है और उसके अपेक्षित व्यवहार क्या हो रहे हैं, आपके जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, ये सब हम देखते रहते हैं, जिससे शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। अगला है बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाई का पता लगाना। अधिगम में बच्चों में क्या क्या कठिनाई हो रही है इसका पता लगाने में मूल्यांकन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है कार्य। क्योंकि आप कोई मूल्यांकन करेंगे, आप किसी विषय का मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है आपको पता चल जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि अधिगम में कहाँ कठिनाई आ रही है और उसी के अनुसार आप दूर करने की रणनीति बना सकते हैं।
अब हमारा अगला बिंदु है मूल्यांकन का महत्व। हमारा अगला बिंदु क्या है? मूल्यांकन का महत्व। देखते हैं चलिए। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। तो मूल्यांकन जो है वह शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं, उद्देश्य हर शिक्षण के कुछ उद्देश्य निश्चित होते हैं। मतलब शिक्षण जो है एक सो उद्देश्य प्रक्रिया है और उस उद्देश्य की प्राप्ति में मूल्यांकन सहायता प्रदान करता है। बच्चों का अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। मूल्यांकन के द्वारा बच्चे अध्ययन की ओर अग्रसित होते हैं, मतलब अध्ययन की ओर अपनी रुचि को बढ़ाते रहते हैं। तीसरा है बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। मूल्यांकन से बच्चे को अपनी कमजोरियों को पता चल जाता है। मतलब इससे क्या होता है, जब मूल्यांकन आप किसी विषय का करेंगे, किसी चीज़ का करेंगे, तो उससे बच्चे की कहाँ गलती हो रही है उस बच्चे को पता चल जाएगी और उसी के अनुसार अपनी कमजोरी को जान लेगा और उस पर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति में सहायक होता है। मूल्यांकन से बच्चे की प्रगति भी दिखती रहती है। शिक्षक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहायक होता है। शिक्षक को भी यह पता चलता रहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा हूँ, जो पाठ्य योजना बना रहा हूँ, यह सब सही ढंग से किया जा रहा है कि नहीं, इससे बच्चे को सही ढंग से लाभ हो रहा है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, शिक्षक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी यह सहायता प्रदान करता है। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है मूल्यांकन के प्रकार। हमारा अगला बिंदु क्या है? मूल्यांकन के प्रकार। इसमें पहला है रचनात्मक अथवा निर्माणात्मक मूल्यांकन। पहला क्या है? रचनात्मक अथवा निर्माणात्मक मूल्यांकन। बच्चों की लगातार फीडबैक या अथवा प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। प्रतिपुष्टि होता क्या है? जब आप कोई कार्य करते हैं उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसमें क्या अच्छाइयाँ हुई, क्या बुराइयाँ हुई, यह सब बताता है, तो वही प्रतिपुष्टि कहलाती है। फीडबैक मतलब जैसे कि आप कभी कोई भी शॉपिंग करिए ऑनलाइन, किसी भी चीज़ को खरीदिए तो उसमें रेटिंग मांगते हैं ना, 5 स्टार आप फीडबैक दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप फीडबैक अपना दीजिए कि कहाँ गलती हुई। अगर अच्छा है तो क्या हुआ उसका भी फीडबैक दीजिए। तो फीडबैक मांगना क्या होता है कि आप कोई कार्य करते हैं तो उसके बाद जो उसकी अच्छाई हुई है, बुराइयाँ हुई, आप उसको बताइए, तो वही फीडबैक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की लगातार फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। मतलब रचनात्मक मूल्यांकन अगर लगातार आप करते रहेंगे तो लगातार फीडबैक उसको मिलते रहेगा कि बच्चे कहाँ अच्छे आप हैं और कहाँ आप बुराई, कहाँ आप गंदा काम कर रहे हैं, मतलब कहाँ आपकी गलती हो रही है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया। तो रचनात्मक मूल्यांकन की सबसे खास विशेषता यही है कि पढ़ाते समय ही इसकी जांच की जाती है। मतलब पढ़ाते समय ही इसका आकलन होता रहता है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में ही किया जाता है। जो अभी बता रहा हूँ, रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो पाठ के बीच में ही किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में ही किया जाता है। दूसरा है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन। दूसरा क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था निदानात्मक शिक्षण ना, उसी के अनुसार निदानात्मक मूल्यांकन भी होता है। बच्चों की अधिगम में सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों को पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो निदानात्मक मूल्यांकन होता क्या है? बच्चे के अधिगम के दौरान कठिनाइयाँ क्या हो रही हैं इसका पता लगाना और यह पता क्यों हो रही है कठिनाइयाँ इसका भी पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन होता है। और उपचारात्मक मूल्यांकन क्या हो जाएगा? उन कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उपचारात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है कि जो कठिनाइयाँ होती हैं अधिगम के दौरान उनका पता लगाना तो निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और उन कठिनाइयों का कारण भी पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन उन कठिनाइयों को दूर कैसे करना है यह उपचारात्मक मूल्यांकन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है योगात्मक मूल्यांकन। समेटेटिव असेसमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। हमारा अगला मूल्यांकन है योगात्मक मूल्यांकन। यह सत्र के अंत में होता है। ध्यान रखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है। मतलब जब किसी भी टॉपिक को आप समाप्त कर लेंगे उसके बाद योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया, इसके लिए योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी पाठ को पढ़ाने के बाद अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि मैंने जो पढ़ाया उसको बच्चों ने कितना ग्रहण किया, तो यह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के उचित तरीके चलिए देखते हैं। तो भाषा का आकलन हमें कैसे करना चाहिए इसको देखते हैं। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। विभिन्न हमें ऐसे समस्याएं उत्पन्न करनी चाहिए, विभिन्न अवसर इसे प्रदान करने चाहिए, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए ताकि बच्चों में भाषागत दक्षता प्राप्त हो सके। दूसरा है बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना चाहिए। बच्चों से प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? जब आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो आप अपनी भाषा में आप कुछ वो जवाब देंगे, अपने माइंड से कुछ सोचेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। इससे क्या होगा? भाषागत विशेषताएं आएगी, भाषागत दक्षता आएगी और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया लेंगे तब भी भाषागत दक्षता होगी। तीसरा है बच्चों से उनके अपने अनुभव को लिखवाना चाहिए। जब आप उनके अपने अनुभव को लिखवाएंगे तो वह भाषागत रूप से अच्छे होंगे, वह अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, अपने विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त करेंगे। उससे आप क्या कर पाएंगे? आप उनकी भाषा में कहाँ गलतियाँ हो रही, कहाँ अच्छा क्या किया है, यह सब पता कर पाएंगे ना। इसलिए भाषा के आकलन में सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो जाएगा कि बच्चों से उनके अपने अनुभव को व्यक्त करवाना चाहिए।
अगला एक सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना। जब सुनी गई कहानी को बच्चे से अपने शब्दों में लिखने कहेंगे तो अपने शब्दों में अपने हिसाब से लगेगा। इससे क्या होगा कि उसके भाषागत दक्षता इससे भी प्राप्त हो जाएगी ना। तो भाषा के आकलन में यह भी करना चाहिए कि सुनी गई कहानियों के बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना चाहिए। अगला एक बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना चाहिए। जो बच्चे भाषा प्रयोग कर रहे हैं, कैसा भाषा प्रयोग कर रहे हैं, विद्यालय में कैसा कर रहे हैं, विद्यालय के बाहर कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसका अवलोकन करना चाहिए। इससे क्या होगा, भाषा आकलन अच्छे ढंग से हो सकता है। बच्चों का चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। चित्र वर्णन क्या होता है, एक चित्र दिखाइए, उस पर आप कह दीजिए कि आप 15 लाइन या 10 लाइन या 5 लाइन इसकी कहानी लिखिए या फिर इसका वर्णन कीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। इससे क्या होगा, बच्चों में विचार व्यक्त करने के अवसर भी मिलेंगे, बच्चे प्रश्न पूछने का भी अवसर मिलेगा और बच्चे भाषागत रूप से दक्ष भी हो जाएंगे, उनकी भाषा भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सब कुछ प्रकार थे जिससे आप क्या कर सकते हैं, भाषा का आकलन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। धन्यवाद।